मित्रों, आप ये सोच रहे हैं ना कि ये तुम डेटॉल साबुन के 2 साइज़ के पैकेट क्यों रख रहे हो? क्योंकि यूपीएससी ने इस बार सीडीएस परीक्षा में श्रिंकफ्लेशन के बारे में प्रश्न पूछा। मामला क्या है, पूरा वीडियो आप देखिएगा, पता चल जाएगा। सबसे पहले तो यूपीएससी का आभार, क्योंकि इस बार ये सीडीएस की परीक्षा में रैंडम बॉम्ब थोड़े कम थे इकोनॉमी सब्जेक्ट में, वरना इससे पहले जो सीएपीएफ की परीक्षा ली थी, उसमें तो मतलब रट्टू तोते ही चाहिए ऐसा सब उन्होंने इकोनॉमी के नाम पे पूछा था। देखिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर्स की भर्ती के लिए अलग-अलग परीक्षाएँ होती हैं और उसके अंदर एक है कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस। यूपीएससी ये परीक्षा साल में 2 बार लेती है। एक बार अप्रैल में और दूसरी बार सितंबर में। तो अभी जो सितंबर में पिछले रविवार परीक्षा हुई थी, उसमें हम इकोनॉमी सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वीडियो की आउटलाइन है कि सबसे पहले ये परीक्षा क्या है, इकोनॉमी के आंसर की। उसको देखते हुए अगले साल इकोनॉमी की तैयारी की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, वो भी कोचिंग मुक्त बुक लिस्ट, क्योंकि ये परीक्षा के लिए कोई इकोनॉमी का अलग से कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। और इकोनॉमी के अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह में सीडीएस में क्या पूछा गया, उसके प्रश्नों का क्या रुख था, वो भी हम देखेंगे। तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप वीडियो देख लेना। मित्रों, इस बार ये वीडियो मैं थोड़ा सुकून से बना रहा हूँ, क्योंकि मैं सीधा अभी इकोनॉमी के जवाब बताना चालू कर दूँ, तो जो मेरे पुराने शागिर्द पढ़ते हैं उनको समझ आ जाएगा मामला क्या चल रहा है। लेकिन जो पहली बार इस चैनल में आते हैं, तो उनको तो यही डाउट होता है कि तुम हो कौन और क्या कर रहे हो। देखिए, अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती रहती हैं। अब जैसे मिलिट्री में ऑफ़िसर आपको बनना है, उसके एक नहीं अनेक रास्ते हैं। वो 10+2 के बाद वो एनडीए की परीक्षा आप दे सकते हैं। कॉलेज के बाद सीडीएस दे सकते हैं। इसके अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह में सीएपीएफ की परीक्षा होती है। आप डॉक्टर हैं और मिलिट्री में जुड़ना है तो कंबाइंड मेडिकल सर्विस होती है। एयरफोर्स में एफकेट की परीक्षा। उसके अलावा इंजीनियरिंग, आईटी ग्रेजुएट्स, ये सब शॉर्ट सर्विस कमीशन और उसमें टेक्निकल एंट्री द्वारा भी जुड़ सकते हैं। जिन्होंने एलएलबी किया है, तो जज, एडवोकेट, जनरल, ऐसी एक अलग भर्ती होती है। कोस्ट गार्ड में अधिकारियों के अलग एग्ज़ाम। और कुछ लोग ऐसे हैं कि हमें पूरी ज़िंदगी मिलिट्री की नौकरी नहीं करनी, सिर्फ पार्ट टाइम, कि मान लो साल के 3 महीने, 6 महीने हम जाएँगे और बाकी के समय हम अपना प्राइवेट रोज़गार, नौकरी धंधा करते रहेंगे, तो उनके लिए होती है टेरिटोरियल आर्मी। इसके अलावा और भी परीक्षाएँ हो सकती हैं, जो मुझे नहीं पता, पर इतनी तो हैं। अब इसमें ये जो सीडीएस और सीएपीएफ है, ये 2 परीक्षाएँ यूपीएससी लेती हैं, और उससे भी बड़ी बात कि जो इकोनॉमी के नाम पे आईएएस में पूछा जाता है, ऐसा एग्जैक्टली नहीं, पर उसके करीब जाने की यहाँ पर पैरेलल ट्रेंड होता है। तो मैं इसलिए इन परीक्षाओं के पेपर्स देखता हूँ, उनके वीडियो बनाता हूँ, ताकि टीचर के रूप में मैं खुद को भी अपडेट कर सकूँ, क्योंकि वही प्रोफेसर्स जो उधर क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, थोड़ी अलग प्रकार की आईएएस के लिए बना रहे हैं। तो ऐसे अनेक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, सीडीएस, सीएपीएफ और बाकी भी परीक्षाओं के। प्लेलिस्ट मैंने नीचे रखी होगी, आप देख लेना। अब आप कैलेंडर समझिए। जिनको सिविल सर्विस या टेक्निकल सर्विस में जाना है, जैसे आईएएस, आईपीएस वाली सिविल सर्विस एग्जाम, इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम, इसके अलावा एसएससी, सीजीएल, स्टेट सर्विस, ये सब एक तरफ हुई। मिलिट्री की नौकरियों में ऑफिसर्स की नौकरी के लिए अलग अलग बहुत सारी परीक्षा में पिछली स्लाइड में आपको बताया। कैलेंडर के हिसाब से इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम यूजुअली फरवरी में होती है। ये सीडीएस परीक्षा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ग्रेजुएट जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, साल में 2 बार होती है। सीडीएस 1 जो अप्रैल में हुई, और ये सीडीएस 2 जो सितंबर में अभी हो रही है। आईएएस की परीक्षा यूजुअली मई महीने में होती है, और सीएपीएफ मतलब ये बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह के लिए अगस्त महीने में होती है। तो ये नॉर्मल कैलेंडर रहता है। अभी एग्ज़ाम का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम चलते हैं इकोनॉमी, और वो ये सितंबर में हुई सीडीएस परीक्षा में कैसा पूछा गया। कुल मिलाकर 150 सवाल थे, उसमें 17 सवाल इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम के थे। उसमें 9 ऐसे थे जो अपने ये बुक, नोट, स्टडी मटेरियल, कोचिंग वगैरह से सॉल्व हो सकते हैं। हालांकि ये सब नहीं भी ज्वाइन किया हो तो भी आप कर ही सकते हैं, क्योंकि इंडिया ईयरबुक, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से रटे रटाए सवाल थे। 4 ऐसे थे जिसमें जो भी मैंने पढ़ाया हो उसमें कुछ लॉजिक और एलिमिनेशन स्किल लगा कि आप जवाब तक पहुंच सके, और 4 ऐसे थे जो मैंने नहीं पढ़ाए थे। अब आपको प्रश्न होगा, तुम इतनी होशियारी मारते हो तो 4 क्यों नहीं पढ़ाए थे तुमने? भाई आप समझो, अभी यूपीएससी धाक जमाने के लिए वाहियात प्रश्न पूछे तो कोई कैसे पढ़ा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, वीडियो पॉज करके ये सवाल आप देखें। 4, 3, 2, 1। अब एक तो ये सेंसस 2011 का ऐसा सब कि कौन से जात के सिटी में, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से सिटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये सब इतना कौन याद रख के जा सकता है? देखिए, स्टेट सर्विस के अंदर भी ये जो गौण सेवा आयोग होता है, मतलब क्लास 3 ग्रुप सी वाली एग्जाम्स, उसमें ये पूछते रहते हैं ऐसा सब।
ऑफिसर की जो भर्ती हो रही है वो भी डिफेंस के अंदर, तो आई एक्सपेक्ट कि वो इससे बाहर निकले। खैर ये मैंने पढ़ाया नहीं था और ऐसा कोई याद रखे जाना संभव भी नहीं है, तो मैं कबूल करता हूँ। दूसरा ये प्रश्न आप देखिए, 4, 3, 2, 1। अब एक तो ये जो संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये इतनी फेमस है नहीं। अब इसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी में, ऐसा गुवाहाटी के खुद के कई लोगों को नहीं पता होगा, और वो भी 1999 नहीं 1993 में बना था। मतलब आप समझो लोकेशन सही दिया लेकिन फाउंडेशन ईयर गलत है, इस हिसाब से ये सही है कि गलत आप फाइन करो। भाई इतना कौन याद रख सकता है, तो ये भी मैंने नहीं पढ़ाया था। हालांकि इससे कुछ डिमोटिवेट नहीं होना है। देखिए हर एक प्रश्न का जवाब हमको कभी टिक नहीं करना होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो हमें दूसरों से बेटर परफॉर्म करना होता है। अब सबसे पहले आईएएस के मुकाबले सीडीएस में इकोनॉमी के सवाल अलग कैसे होते हैं। एक तो यहाँ पर थियरी बहुत कम पूछी जाती है, तो मतलब जो ट्रेडिशनल हम सीआरआर रेपो ये वो करके जाते हैं आईएएस के लिए, वो यहाँ कम दिखता है। बजट के फैक्ट्स रट के जाने पड़ते हैं, वो सीधा आपको फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट ये सब पूछते रहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के डेटा सेट, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा सेट्स, ये इनको सीडीएस में बहुत पसंद है। इसमें से जनरल नॉलेज के वो सेट्स पूछते रहते हैं। गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में वन लाइनर्स पूछना, रिपोर्ट रैंकिंग्स के बारे में पूछना और माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछना, ये सीडीएस और सीएपीएफ दोनों परीक्षाओं की एक कॉमन बात है। आईएएस में ये चीज़ें आपको कम दिखती हैं, और उसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स तो ऐसी चीज़ है, पिछले 13 साल में शायद 2 सवाल ही उन्होंने पूछे हो। खैर, अब जो मैं आपको बता रहा था कि इस बार मैं वीडियो थोड़ा सुकून से बना रहा हूँ, तो नए विद्यार्थियों के लिए पहले मैं बताऊँ कि इकोनॉमी वहाँ और यहाँ अलग कैसे होता है। इकोनॉमी को मैं क्लासीफाई करता हूँ 6 पिलर्स में। तो पहला पिलर है मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। अब आईएएस की परीक्षा में समझिए अगर 100 सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, उसमें से 6-7 सवाल इधर से ही होते हैं। सीडीएस में यहाँ पर कम सवाल आते हैं। इस बार भी करीब मुश्किल से 2-3 सवाल थे। दूसरा पिलर है बजट, टैक्सेशन, जीएसटी, फाइनेंस, कमीशन, डेफिसिट, ये सब। सीडीएस में इसके सवाल ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो डेफिसिट के, सब्सिडी के, फाइनेंस कमीशन के डेटा सेंट्रिक सवाल सीधे छाप के आपको पूछते हैं। आईएएस में यूजुअली कम पूछते थे, पिछले कई साल ऐसे गए 1-2 सवाल ही पूछे, लेकिन इस बार 2025 की जो प्रीलिम्स ली तो उसमें आईएएस में ये बजट वाले सवाल करीब 6-7 जैसे हो गए थे। तीसरा पिलर है इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब। आईएएस में थियरी की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है। सीडीएस सीएपीएफ में वो इंटरनेशनल रिलेशन के नाम पे उनकी ऑर्गेनाइजेशन, समिट, जनरल नॉलेज थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं। चौथा पिलर है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कितने हैं? 3, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पर उनकी योजनाओं के बारे में, डेटा सेट्स के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे से कौन सा जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, ऐसा डेटा सेंट्रिक पूछने का राग सीडीएस में ज़्यादा होता है। उसी तरह जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा सेट्स हैं उससे भी आपको सब फैक्ट्स पूछने का इनको ज़्यादा रिवाज रहता है सीडीएस में। पांचवा पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पोर्ट्स, हाईवे, उनके लोकेशन, कुछ स्कीम्स, ये सीडीएस में ज़्यादा पूछते हैं। आईएएस में ये पांचवा पिलर है, 1-2 सवाल यूजुअली आते हैं। छठा पिलर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पॉवर्टी, एजुकेशन, स्किल, ये सब। तो सीडीएस परीक्षा में इन सभी योजनाओं की स्कीम्स, उसके माइक्रोस्कोपिक जनरल नॉलेज, वन लाइनर, ये सब पूछने का रिवाज है। सेंसस का डेटा सेट जो मैंने आपको आगे दिखाया, ऐसे अतरंगी सवाल, अतरंगी तो नहीं मतलब रट्टू तोते बनो तो वो सवाल हो सके, ऐसे सवाल पूछने का उनको रिवाज है। आईएएस में ये थोड़ा कम दिखता है आपको। कुल मिलाकर पूरा कंपैरिजन इस स्लाइड में दिया है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। 3, 2, 1, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पिलर है पिलर 1AB, मतलब मनी, डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, बैंकिंग, टीआरआर, रेपो, ये सब। अब कुछ सालों तक ये बिटकॉइन और सब पूछते रहते थे, इस बार कुछ भी नहीं पूछा है सीडीएस में। तो आगे बढ़ते हैं। पिलर 1C, मतलब ये शेयर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, इसकी बात। और पिलर 1D जिसमें इंश्योरेंस, पेंशन की बातें आती हैं। इधर से कुछ सवाल आए, पहले मैं आपको थियरी बताऊंगा और फिर हम उस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए इकोनॉमी के कितने सेक्टर हैं आपके? 3 है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर। तो इसे हम कहते हैं दीज आर रियल सेक्टर्स, कि यहाँ पर कुछ पैदा हो रहा है। इसके अलावा ये जो लोन्स है, क्रेडिट कार्ड, शेयर मार्केट, ये सब भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। इसको आप क्या कहते हैं? फाइनेंशियल सेक्टर्स, वित्तीय क्षेत्र। अब भारत के अंदर मान लीजिए एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज के अंदर से इस साल नए गुड्स एंड सर्विसेज का जो पैदावार हुई, जिसकी मार्केट वैल्यू है 100 रुपये,
तो ये हुआ हमारा जीडीपी। अब उसके मुकाबले ये कितने लोन गए, शेयर मार्केट का क्या वैल्यू चल रहा है, ये सबको आप कंबाइन करो तो निकलेगा 140। आपका ये तो बात हजम नहीं हो रही है कि 100 रुपये का हमने पैदा किया और शेयर मार्केट और क्रेडिट कार्ड सब 140 का हो गया। मतलब ये तो ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हो गया। टू फाइनेंस मतलब क्या, किसी को पैसा देना। जैसे हम कहते हैं ये मूवी का फाइनेंसर कौन है, तो ये ऐसा है कि लोन लेके शेयर बाजार से पैसा उठा के बहुत सारी इकोनॉमी ग्रो हुई है। ये एक जात का गुब्बारा है, तो ये जोखमी चीज़ है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने पिछले 2 साल से वो कंटिन्यूसली बात कर रहा है कि ये हमारा जो ओवर फाइनेंशियलाइजेशन बहुत बढ़ गया कि 100 का जीडीपी और शेयर बाजार और वो सब 140 हो गया है, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब इधर से इन्होंने प्रश्न पूछा, सिंपल है, वीडियो पॉज करके आप देखें। 4 3 2 1। ये क्या पूछ रहा है कि इकोनॉमी की जो साइकिल्स, मतलब वो कहाँ पर कैसे जा रहा है, और फाइनेंशियल साइकिल्स। तो टू फाइनेंस मैंने आपको बताया वो क्या है, लोन, शेयर मार्केट, ये सब बातें। तो लोन के साथ पर्याय क्या है, क्रेडिट। तो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, उससे हमको पता चल सकता है कि इकोनॉमी की क्या दशा है। अब कुछ लोग करेंगे नहीं कि टैक्स और फिजिकल डेफिसिट और हाउस होल्ड कंजम्पशन से भी पता चल सकता है, लेकिन ये जिस सेंस में पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ऑफकोर्स कुछ लोग चैट जीपीटी के पास चले जाएंगे, फिर वकील बन जाएंगे, ये नहीं, ऐसा नहीं। इन्होंने समझो सीधा इकोनॉमिक सर्वे से उठाया है, 2025 का ये सर्वे की आप लाइन पढ़ें। क्रेडिट जीटीबी रेशियो इज अ गुड स्टैटिस्टिक टू इवेल्युएट वेयर इकोनॉमी स्टैंड्स इन अ फाइनेंशियल साइकिल। तो सीधी बात है, वही जवाब है। ये सब मैंने पढ़ाया था, मेरी हर साल इकोनॉमी की फ्री अपडेट्स की सीरीज Win25, ये सब पढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं। 2025 बजट में इंश्योरेंस कंपनियों में, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों में कोई विदेशी कितना निवेश कर सकता है। पहले अप टू 74% अलाउड था, इसको बढ़ा के किया 100%। तो ये तो सभी कोचिंग वालों ने, सभी अखबारों ने, सभी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन ने, सब ने पढ़ाया था। और इधर से सिंपल सवाल पूछा, वीडियो पॉज करके देखें। 3 2 1। आज सीधी बात है ना, 74 से 100 किस में किया, इंश्योरेंस। ये सवाल अभी गुजरात लोक सेवा आयोग की भी जो परीक्षा हुई उसमें भी सीधा ही पूछा था। जिसने भी इसको रॉन्ग टिक किया है तो उसका कल्याण हो नहीं सकता। उसका कारण यह है मित्रों कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने सीरियस कैंडिडेट्स हैं उन सब ने इसको करेक्ट टिक किया होगा। आपने गलत टिक किया, और अगर आप ये सोचते हैं अच्छा इधर मुझे जितना नुकसान हुआ तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश वगैरह जो भी सीडीएस में पूछा जाता है उधर मैं कवर कर लूंगा, तो भाई वो लोग, बाकी सब लोग भी उधर भी तो कवर कर ही रहे हैं, तो इधर आप एक प्रकार से आप नॉकआउट हो गए। तो गलती नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ो। इंश्योरेंस के नाम पे फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस, तो उसकी 2 योजनाएं हैं। एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो ये साइक्लोन, सुनामी, मतलब सब वेदर और क्लाइमेट की इवेंट्स, और साथ ही साथ पेस्ट मतलब कीटक, उनसे भी बचाता है। उसके अलावा एक और योजना है रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। उसमें केवल ये क्लाइमेटिक इवेंट से बचाया जाता है, उधर ये टिड्डियाँ या पेस्ट अटैक करें उससे आपको बचाया नहीं जाता है। खैर ये दोनों ही जो योजना है वो पहले भी थी, अभी भी चालू ही है। तो इन्होंने सिंपल प्रश्न पूछा कि कौन सी चालू कौन सी बंद। वीडियो पॉज करके देखें। 4 3 2 1। तो भाई दोनों ही शुरू चालू ही है, तो फर्स्ट क्या कहता है, नहीं बंद हो गया, तो ये रॉन्ग है। सेकंड क्या कहता है, हाँ वो तो चालू है, तो बराबर चालू। सो द आंसर इज बी, ओनली 2। ये सब भी पढ़ा है और ये अपनी इकोनॉमी बुक के अंदर भी दिया है। स्वाभाविक ऐसी हर एक छोटी चीज़ भी कवर करें तो बुक मोटी हो जाती है, फिर कुछ लोग रोते हैं तुम्हारा मटेरियल बहुत बड़ा है। तो भाई एग्जाम पास करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। खैर तो ये 2-3 सवाल ही थे फर्स्ट पिलर मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस से। अभी हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पिलर, दैट इज बजट टैक्सेशन। मित्रों, नवरात्रि के इस शुभ पर्व पर अन अकेडमी भी मना रहा है शिक्षा महोत्सव। कि यूपीएससी का हमारा 1 साल का सब्सक्रिप्शन लाइव क्लासेस का नॉर्मली 25,000 फी रहती थी, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए केवल आप एक्सेस कर सकते हैं 19,999 में यूजिंग द डिस्काउंट कोड mrunal.org। और इसमें आपको न केवल जीएस बल्कि सीसेट भी शामिल है, प्रीलिम्स, मेंस, थियरी, करंट, एनसीईआरटी से लेकर एडवांस टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं। प्रीलिम्स और मेंस की मॉक टेस्ट भी, मेंस आंसर राइटिंग, सब कुछ इसमें दिया जाता है। और अन अकेडमी के इन्हीं ऑनलाइन लाइव प्रोग्राम्स का फायदा उठाकर पिछली एग्जाम सीजन में हमारे 80 से ज़्यादा लर्नर्स ने यूपीएससी क्रैक किया था। और इसमें हम मॉक इंटरव्यू वाले जोड़ दे तो ये नंबर और बढ़ जाता है। और नवरात्रि के इस शुभ पर्व पर आपको एक और गिफ्ट हम दे रहे हैं कि अगर आप 2 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और फिर भी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते, तो आपको 12 से 18 महीने की और एक्स्ट्रा एक्सेस फ्री में दी जाएगी। हालांकि इसकी कुछ शर्तें हैं, आप वीडियो पॉज करके देखें। 3 2 1। तो चाहे आप 2026 टारगेट करें, 27 या 28, हमारे तीनों भाषा में बैचेज अवेलेबल हैं, हिंदी, बायलिंगुअल और इंग्लिश।
तो देर ना करें। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, डिस्काउंट कोड याद रहे mrunal.org। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट सेगमेंट इज बजट टैक्सेशन। देखिए, बजट के पार्ट्स आप जानते हैं, रेवेन्यू पार्ट होता है, कैपिटल पार्ट होता है, दोनों में कुछ पैसा आता है जाता है। अब यहाँ पर बजट का ये जो रेवेन्यू पार्ट, उसके अंदर खर्चे, तो जैसे पुराने लोन पे जो ब्याज चुकाना है वो सबसे बड़ा खर्च होता है। सब्सिडी में काफ़ी पैसा जाता है, सब्सिडी में करीब 4 लाख करोड़ जाते हैं, उसमें फूड, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम सब्सिडी वो प्रमुख है। अब आप सोचिए कि कोरोना से पहले 2019 में मान लो यहाँ पर 3 लाख करोड़ सब्सिडी का खर्च था, तो उस हिसाब से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा। फिर आया कोरोना, तो स्वाभाविक है सरकार ने पहले ये जो अनाज है 5 किलो गरीबों को फ्री में नहीं मिलता था, उसके 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये लगते हैं, डिपेंड करता है कि वीट, राइस, ज्वार, बाजरा क्या खरीद रहा है। कोरोना में सरकार ने उसको फ्री कर दिया, तो स्वाभाविक है ये सब्सिडी का खर्च और बढ़ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो कुछ थोड़ा रैशनलाइज किया, फिर वापस बढ़ेगा। तो समझो ये ग्राफ ऐसा, ये ऊपर नीचे जाएगा, ये कंटिन्यूअसली ऐसा ऊपर जाए ज़रूरी नहीं है। तब ये ग्राफ में आप देखिए, जो ऊपर ब्लू कलर के बार्स हैं वो आप देख रहे हैं कि 2020 तक इंक्रीज होगा, फिर वापस डिक्रीज हो रहा है, पहली बात। और उसके मुकाबले जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आप देखिए, रेड कलर का जो नीचे है वो धीरे धीरे थोड़ा बढ़ रहा है। अब वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन देखिए, 4, 3, 2, 1। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो तो इंक्रीज हुआ, करेक्ट है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो भी इंक्रीज हुआ नहीं, ऐसा है नहीं है ना, ये ग्राफ में देखा हमने, कम हुआ है वो। तो सेकंड इज रॉन्ग, उस हिसाब से जवाब आप बनाते हैं। हालांकि इसके लिए रट के जाना जरूरी नहीं है, थोड़ा आपका अगर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी हो, थोड़ी सोचने की क्षमता हो, तो भी आप ये कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 3-4 बजट से सरकार कंटिन्यूसली ये बोले कि हमने इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर तो काफ़ी बढ़ाया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज कर रहे हैं वगैरह। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ होती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, विशेष श्रेणी के राज्य, जैसे नॉर्थ ईस्ट या हिल स्टेट्स या तेलंगाना। आंध्रा और तेलंगाना का विभाजन हुआ तब तेलंगाना को ये स्टेटस मिला। अब ऐसे जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उन्हें फाइनेंस कमीशन पहले एक्स्ट्रा फंड देता था, लेकिन 14th और 15th फाइनेंस कमीशन ने ये सब बंद कर दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ फैक्ट्री लगाए तो उसको केंद्र सरकार टैक्स में कुछ छूट देती थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो चलाने के लिए मान लीजिए 100 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो यूनियन गवर्नमेंट ऐसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 90 कंट्रीब्यूट करेगा, उस स्टेट ने केवल 10 रुपये निकालने। जबकि एक नॉर्मल स्टेट हो, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, तो उसमें ये रेशियो 60-40 होता है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट होने के अपने फ़ायदे हैं। तो फिर तो सभी लोग कहेंगे कि हमारे राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेट बना दो। तो कुछ पैरामीटर्स होंगे बराबर, तो वो कौन से पैरामीटर्स हैं ऐसा पूछा गया। वीडियो पॉज करके आप देखिए, 4, 3, 2, 1। अब कुछ लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो वो उनको सभी सही लगेगा, तो वो आंसर डी कर देंगे, लेकिन आप ध्यान से पढ़ो तो थर्ड स्टेटमेंट आप देखिए, स्ट्रेटेजिक कोस्टल जोन नहीं, असल में जो है वो स्ट्रेटेजिक बॉर्डर लोकेशन। आपके तो जम्मू कश्मीर भी होगा, जम्मू कश्मीर था, वॉज, लेकिन फिर आप जानते हैं आर्टिकल 370 रिमूवल के बाद अब वो फुल स्टेट नहीं है, अब वो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है, उसको दिल्ली जैसा कर दिया है। खैर, तो मतलब इधर तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है, तो उस कारण से 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट, सो जवाब विल बी सी। मुझे लगता है बाकी भी बहुत लोगों को आया होगा, लेकिन वो गड़बड़ करके डी सॉल्व करके आए होंगे। क्योंकि आप समझिए, ये आजकल पूरा दिन आप ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते हैं, तो अपना वो जो स्पान ऑफ अटेंशन है, एक चीज़ को कितने ध्यान से आप ऑब्जर्व या फॉलो कर सकते हैं, वो एक गोल्ड फिश, एक मछली से भी अपनी स्पान ऑफ अटेंशन कम है, इसलिए लोगों की गड़बड़ हुई हो, मुझे लगता है। खैर, तो अल्टीमेटली ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो वो लोग गड़बड़ करेंगे तो ही तो सीरियस विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे। आगे बढ़िए मित्रों, ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के क्राइटेरिया हैं, ये सब कुछ वर्ड बाय वर्ड मैंने अपने लेक्चर में भी पढ़ा है। ये चीज़ अपने इकोनॉमी के बुक में भी अवेलेबल है, जो अमेजोन पर है कलर प्रिंट के साथ। तो ऑफकोर्स ये सब बारीक चीज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं, एग्जाम पास करनी है। तो कुछ लोग शिकायत करते हैं मटेरियल इज लेंदी, तो भाई हाथ रुमाल की साइज पे भी मैं मटेरियल बना के दे सकता हूँ, लेकिन फिर एमसीक्यू सॉल्व नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पिलर दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। इधर से एक योजना के बारे में पूछा, डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स। मान लीजिए मिर्ज़ापुर के कारपेट्स, उसकी एक्सपोर्ट हमें बढ़ानी है, तो केंद्र सरकार मदद कैसे करेगी कि मिर्ज़ापुर तक जाने वाले हाईवे को दुरुस्त किया जाए, उधर इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बेहतर किया जाए। तो ऐसी ही योजनाएं। अब प्रश्न पूछा कि गलत स्टेटमेंट ढूंढिए, 4, 3, 2, 1। देखिए जो स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है,
कि केवल ओनली सिलेक्टेड, मतलब चुनिंदा राज्यों में ही या चुनिंदा जिलों में ये करेंगे तो ये गलत है, तो सभी जिलों में करेंगे। देयरफॉर बी इज रॉन्ग और हमें रॉन्ग ढूंढना था। ये भी सब पढ़ाया है लेक्चर और बुक सब में है। नेक्स्ट, तो पिलर 1, 2 एंड 3 इज डन। अभी चौथे पिलर में चलते हैं। तो पिलर 4 ए एग्रीकल्चर का कुछ पूछा नहीं उन्होंने। 4 बी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में क्या, एक चीज़ होती है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, मतलब ये कॉल सेंटर से थोड़ी बड़ी चीज़ है। ये अमेरिका में एक कंपनी है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी जो कैलकुलेटर और ऐसे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट वो बनाते हैं, उनका जो भी ये एडवांस लेवल के कैलकुलेटर हैं, तो इसका सॉफ्टवेयर अलग है। तो उसका सॉफ्टवेयर का कोडिंग, नए प्रोडक्ट डिज़ाइन, कस्टमर सपोर्ट, ये सब कहाँ से चलता है? बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम से। तो ये जो चीज़ है ये कॉल सेंटर से थोड़ी ऊपर की है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर कोडिंग, न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट से लेके बहुत कुछ होता है। इसे हम कहते हैं ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स। इकोनॉमिक सर्वे ने इसके बारे में बात की। और अभी आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ये किया है कि H1B वीज़ा पे $1 लाख की फ़ी लगेगी। तो उसके बाद कुछ लोग को ये मानना है कि वो सारे जो वहाँ पर अमेरिकन कंपनियां लोग ज़्यादा नहीं रख पाएगी, जो भारत के प्रतिभावान लोग हैं। तो भारत के अंदर ऐसे ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और बढ़ने वाले हैं। यार ये जो GCC है इसके बारे में, ये वन लाइनर जनरल नॉलेज की, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ऐसी सबसे पहली कंपनी थी। ये सब समझिए इकोनॉमिक सर्वे में दिया है और मैंने पढ़ाया भी था, बुक में भी है। तो CDS की जो पहली परीक्षा इस साल हुई अप्रैल में, वहाँ पर उन्होंने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के बारे में ये जनरल नॉलेज पूछा था। अभी जो सितंबर में परीक्षा हुई तो दोबारा इन्होंने पूछा है, थोड़ा ट्विस्ट करके। वीडियो पॉज करके आप देखें। 4, 3, 2, 1। ये जो पहला है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, वो पैर करेक्ट है कि इससे कॉर्पोरेट लैंडस्केप को इम्प्रूव किया जा रहा है। दूसरा गलत है, ये जो यूविन पोर्टल है ये असल में वैक्सीनेशन के बारे में पोर्टल है, ये भी मैंने पढ़ाया था। तो सेकंड इज रॉन्ग, उसी हिसाब से आपको टिक करना था। आगे बढ़ते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट में मान लीजिए ₹100 खर्च हो रहे हैं, तो भारत की कम नसीब ये है कि उसमें ज़्यादातर 43% तो केंद्र सरकार खर्च कर रही है। प्राइवेट सेक्टर कंपनियां वो तो 36 ही खर्च कर रही है, मतलब प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा खर्चा नहीं कर रही है, पहली तकलीफ। दूसरा, ये जितना रिसर्च का पैसा जा रहा है, मान लीजिए ₹100, तो सबसे ज़्यादा ये 2 क्षेत्र में जाता है, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल और दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सब भी इकोनॉमिक सर्वे में दिया, मैंने भी पढ़ा है। अब यहाँ से प्रश्न आप देखिए, 4, 3, 2, 1। सेकंड स्टेटमेंट में उसने ट्रिक क्या मारा है कि ज़्यादातर रिसर्च का पैसा प्राइवेट सेक्टर से आता है, वो गलत है, वो सरकार से आता है। और फार्मा और IT में जाता है, वो पार्ट सही है, लेकिन आप समझो आधा गलत है तो स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। सो दैट इज रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि ये जो वीपो है उसमें कंटिन्यूसली अपना रैंकिंग इंप्रूव हुआ है। तो द आंसर इज A1 ओनली। हाँ, तो ये सब कुछ समझिए इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, और जो भी उसको पढ़ के जाए, नहीं तो उसमें से कोचिंग वाले जो अपनी समरी और चीज़ें पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, उसको आप देख के जाओ तो भी काम हो जाए। अब इसके अलावा कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो दाग जमाने के लिए उन्होंने पूछे हों, जो सॉल्व करना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, एक संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये ऐसी फेमस कोई चीज़ नहीं जैसे नाबार्ड, सिडबी या कोई है। इंडिया ईयरबुक के अंदर भी, मतलब सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की जो किताब आती है, वहाँ पर एक आध लाइन में इसका जिक्र है 2024 की किताब में। नाउ इन्होंने प्रश्न पूछा, आप देखिए 4, 3, 2, 1। ये जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्विस्ट किया उन्होंने कि गुवाहाटी में वो तो बराबर, पर 1999 या 93 में बना, अब इतना कौन करके जा सकता है? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने नहीं पढ़ा था, मैं कबूल करता हूँ। आगे, नाउ मूविंग टू पिलर 4C, मतलब नीति आयोग और अनएम्प्लॉयमेंट। इधर अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पे जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसका उनको अलग ही प्रेम है, चाहे CDS हो, CAPF हो। दोनों परीक्षाओं में इसके डेटा सेट सीधा उठा उठा के पूछते रहते हैं। मैं कुछ सुन रहा था कि बिहार की जो भी परीक्षा हुई उसमें भी उनको प्रेम आ गया, तो वो भी यही सब पूछ रहे हैं। इतना डेटा हम करके नहीं जा सकते। अब ऑफकोर्स इकोनॉमिक सर्वे में सब समरी दी थी, लेकिन मैंने जब पढ़ा तो मैंने इतना कवर नहीं किया था, क्योंकि फिर तो 500 पेज का इकोनॉमिक सर्वे ही हो जाए और बाकी का और भी तो पढ़ाना होता है, और आप इतना याद भी नहीं रख सकते। खैर, उन्होंने एक प्रश्न पूछा, जवाब तो मैंने टिक किया है। 4, 3, 2, 1। सारे डेटा मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, ज़्यादातर भारत में ये जो सर्वे वगैरह का काम कौन करती है? NSO नाम की संस्था। उसके ऊपर एक संस्था है, मतलब मिनिस्ट्री है, मोस्पी।
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब ये लोग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे तो करते हैं, ये तो पता है, लेकिन उसके अलावा भी 25 जात के और सर्वे करते हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने पूछा, वीडियो पॉज करके देखिए 4 3 2 1। यार तो ये सभी सर्वे करते हैं। अब इतना बुक में दिया ही नहीं है, ये तो पीआईबी पे सर्च करो, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे, तो पता चले कि सारे, ये भी नहीं है, ऐसे 20 सर्वे और वो लोग करते हैं। तो ये भी टफ क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं पढ़ाया था। नाउ मूविंग टू पिलर 4D, दैट इज जीडीपी, एंड पिलर 4E इन्फ्लेशन। इसमें जीडीपी का प्रेम कभी कभी रहता है, लेकिन इन्फ्लेशन का तो प्रेम सदैव रहता है। उसमें एक टॉपिक है श्रिंकफ्लेशन। वैसा मान लीजिए डेटोल का सोप 30 रुपये में 100 ग्राम आता हो, फिर वो भाव चेंज ना करे, 30 रुपये ही रखे, लेकिन उसमें आपको 50 ग्राम ही दे, तो आप क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ी कि नहीं? महंगाई बढ़ गई ना भाई। आप पर ग्राम का रेशियो निकालोगे तो पता चले अब आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है एक एक ग्राम सोप के लिए। तो इसे हम क्या कहेंगे? पैकेज डाउन साइजिंग, और इसी को श्रिंकफ्लेशन भी कहा जाता है। अब ये चीज़ पहले किताबों में इसकी बात नहीं थी, फिर साउथ कोरिया ने इस पर कोई कानून बनाया कि अगर कोई कंपनी श्रिंकफ्लेशन कर रही है तो उन्होंने कुछ महीनों तक प्रोडक्ट में कंटिन्यूसली वो हाईलाइट करना होगा कि हमने ये भाव पहले इतना मिलता था, उसका अब इतना चेंज किया है। खैर, तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा, वीडियो पॉज करके आप देखें, 4 3 2 1। हाँ, तो जवाब क्या है? श्रिंकफ्लेशन। इसको ना भी पढ़ा हो तो भी बाकी जो चीज़ें हैं वो गलत है, इस हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। खैर, मैंने श्रिंकफ्लेशन भी एग्जैक्टली पढ़ाया था, क्योंकि साउथ कोरिया की न्यूज़ के चलते अखबारों में आया था, तो मैंने अपने मटेरियल को अपडेट किया था, तो लेक्चर के अंदर भी, नोट्स के अंदर भी ये सब दिया था। आगे बढ़ते हैं। तो पिलर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, ये सब हो गया। पिलर 5 है, उसमें इस बार इकोनॉमी का कुछ नहीं पूछा। पिलर 5 में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे लोकेशन ऑफ द पोर्ट्स एंड हाईवे पूछा, लेकिन वो इकोनॉमी नहीं, ज्योग्राफी है। जैसे ये एक प्रश्न था 4 3 2 1, ये दूसरा प्रश्न था 4 3 2 1। यार ये सब याद रख के जाना थोड़ा मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। और मैं इकोनॉमी में इसको क्लासीफाई भी नहीं करा, ये तो आपके ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने ये 2 सवाल यहाँ पर रखे थे कि ऐसा इकोनॉमिक ज्योग्राफी टाइप का पूछते हैं। वैसे नॉर्मली जो एनसीईआरटी की वर्ल्ड ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब है, वहाँ से ये सॉल्व हो सकते हैं नॉर्मली। इस बार नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्या दीनदयाल पॉट वगैरह नई चीज़ें पूछी जो उस किताब में नहीं है। बट अदर देन दैट वो जो बुक है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है। देन पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और उसके बाद 7वां आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक तो मैंने आपको शुरू में ही सवाल बता दिया, ये आप देख लीजिए 4 3 2 1। पॉपुलेशन के हिसाब से सिटी को क्लासीफाई किया, क्लास 1 2 3 4 वगैरह जो भी। अब उसमें किस में हाईएस्ट है, मैंने ये तो पढ़ाया नहीं था, इतना सब याद रख के जाना मुश्किल है। खैर, इसका जवाब अभी क्लास 3 है, ऐसा चैट जीपीटी वगैरह बताते हैं। मैं इसको क्रॉस चेक भी नहीं करा, क्योंकि अगले एग्जाम में भी इतना रट के जाना हमारे लिए मुश्किल है। क्योंकि आप समझिए, इकोनॉमी मेरे लिए एक विषय हो सकता है क्योंकि मैं वो ही पढ़ाता हूँ। आपको तो बाकी भी ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस से लेके हर चीज़ में और भी तो चीज़ें रटनी है। आगे, ये आसान सवाल है, 4 3 2 1। वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड है वो यूविन पोर्टल है, ये इंडिया ईयरबुक में भी दिया है, मेरे मटेरियल में भी है, सब जगह दिया है। ऐसा एक और सवाल 4 3 2 1। ये जो टिम टिम तारे हैं, ये बच्चों को सब एटिकेट और एथिक्स ये सब सिखाने का प्रोग्राम है, तो ये वोकेशनल स्किल का प्रोग्राम नहीं है, इसलिए जवाब होगा ए ओनली 1। ये भी मैंने अपने लेटेस्ट जो कोर्स है, सीरीज है, उसमें कवर किया था, क्योंकि इंडिया ईयरबुक और बाकी जगह पर इसकी बात हुई थी। तो आप समझो, मेहनत तो लगती है। हाथ रुमाल की साइज का इकोनॉमी की समरी आप पढ़ लोगे, सबसे छोटी मैं किताब खरीद लूँ तो उससे आपका कल्याण हो नहीं सकता। मित्रों, गरीब कल्याण के लिए एक योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसके 2 कंपोनेंट है। शहर के गरीबों के लिए नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन यानी NULM, गांव के गरीबों के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी NRLM। अब इसके बारे में एक प्रश्न पूछा, वीडियो पॉज करें, 4 3 2 1। ये मैंने नहीं पढ़ा था। देखिए, ये योजनाएं मैंने पढ़ाई थी कि इसमें क्या क्या होता है, लेकिन ये जो खास चीज़ सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट इज अ कंपोनेंट, इतना मैंने बारीक नहीं पढ़ा था। खैर, इसका जवाब है ए दीनदयाल। बहुत आप लॉजिक मार के करो तो देखिए, सोशल मोबिलाइजेशन मतलब क्या होना चाहिए कि गरीबी या पंचायत के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो ये जो अर्बन डिजिटल मिशन में कुछ जम नहीं रहा है, फिर ये अटल अमृत मिशन है अर्बन का, उसमें भी नहीं जम रहा है। सो वी आर 50-50
कि ये हो सकता है, नहीं तो डी हो सकता है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। लेकिन पक्का तो आप बुक में चेक करें, इंडिया ईयर बुक में, तभी सॉल्व हो सकता है। दैट इज आंसर ए। खैर इसमें से मैं सबक लेता हूँ कि मैं भी अब अपने नोट्स थोड़े और अपडेट कर दूंगा, ऐसी छोटी चीज़ भी मैं उसमें डाल दूंगा। तो ये उन्होंने असल में इंडिया ईयर बुक से उठाया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो 6 पिलर हुए, अभी 7वां है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मित्र ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, आईएएस की परीक्षा में तो ऐसा है कि पिछले 13 साल में मुश्किल से 2 सवाल आए। ऑफकोर्स मैं पढ़ाता हूँ, पर मैं अब लाइव नहीं पढ़ाता। 2023 में मैंने आखिरी बार उसका फुल लेंथ सब पढ़ा दिया, 2 लेक्चर करीब 5-6 घंटे के और 41 पेज का मटेरियल। तो उसके बियॉन्ड जाके एनसीईआरटी देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़े, और यान अकेडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको मिल ही जाता है ये सब। इसकी एक्स्ट्रा फीस नहीं पड़ना, आप समझो मैं ये रिकॉर्डेड ही है, अब मैं लाइव नहीं पढ़ाता, क्योंकि आईएएस में ये इतना फ्रीक्वेंटली नहीं पूछते। बाकी जो परीक्षा है, चाहे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, उसमें पूछते हैं। और सीएपीएफ के मुकाबले भी अच्छी बात यह है कि इस बार सीडीएस में इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी सरल पूछा। एक ही सवाल था, बहुत आसान है। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन हो कि इनफाइनाइट बायर्स, इनफाइनाइट सेलर, तो वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें आपको बेस्ट प्राइस पे बेस्ट चीज़ मिलने की उम्मीद होती है। मान लीजिए ड्यूओपॉली हो जाए, केवल 2 कंपनियां बचे, एयरटेल और जियो, तो फिर ये 2 साठगांठ करेंगे, और फिर क्या होगा कि नहीं, आपको अभी मोबाइल का रिचार्ज 1500 का नहीं 3000 का ही मिलेगा, और आप कुछ कर नहीं सकते। उससे भी आगे मोनोपॉली हो जाए, जैसे रेलवे की है कि रेलवे ट्रैक पे सिर्फ रेलवे चले भारत सरकार की, तो फिर वो तो, और चलो लूट तो नहीं मचाए टिकट फी के नाम पे, लेकिन सर्विस भी घटिया मिले, सब साफ सफाई नहीं हो, भीड़ हो, तो मोनोपॉली इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। बस, तो ऐसा ही कुछ सवाल यहाँ पर है। 4, 3, 2, 1। आपको क्या पूछ रहा है, रॉन्ग फाइंड करो। हाँ, तो सी ऑप्शन क्या बोलता है, मोनोपॉली फर्म में प्रोड्यूसेस एन एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट नहीं बाय। उसको तो पता है ना कि कस्टमर के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो जख मार के मेरा ही सामान उसको लेना है, तो वो एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट नहीं करेगा, वो सब स्टैंडर्ड या इनएफिशिएंसी से ही चलेगा। तो एग्जाम क्या थी मैंने आपको बताया, इकोनॉमी के प्रश्न हमने सॉल्व कर दिए। अब अगले साल के लिए क्या रणनीति रहे, कोचिंग मुक्त में बात करूंगा। एनसीईआरटी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मेरी आपको सलाह है कि क्लास 11-12 की महाराष्ट्र की पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ें, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी के मुकाबले बहुत अच्छे से, सरलता से इकोनॉमी सब कलरफुल चार्ट्स के साथ समझाया है। बिना कोचिंग के भी आप ये सब परीक्षाओं को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा जो गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी जाती है, तो हर साल सरकार की किताब आती है इंडिया ईयर बुक, आजकल उसको भारत 2025 कहते हैं, लेकिन अभी का मत लेना, क्योंकि अगले साल की एडिशन आने दो, इंडिया ईयर बुक 2026। उसको भी खरीदने की जरूरत नहीं, सब कोचिंग वाले उसकी फ्री समरी रिलीज करते हैं, अनअकैडमी भी करेगा, तो डाउनलोड करके रख लेना। हालांकि जितना माइक्रोस्कोपिक जनरल नॉलेज ये लोग पूछते हैं, तो हो सकता है कुछ सवाल उन फ्री पीडीएफ समरी में ना हो, बट दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, क्योंकि पूरी तो किताब समझो 1000 पेज की होगी, तो उतना वैसे भी हम रट नहीं सकते। चौथी चीज़ है इकोनॉमी के करंट अफेयर्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे आदि, तो वो मैं हर साल फ्री में कवर करता हूँ। इस साल विन 25 सीरीज हुई, अगले साल होगी विन 26 सीरीज, वो फरवरी महीने में जब बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसके बाद मैं रिलीज करूंगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इसके अबव एंड बियॉन्ड इकोनॉमी में जो भी पूछे भगवान मालिक है उसको स्किप कर देना है, और उसके बाकी के सब्जेक्ट आप करें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह। फिर बाकी के सब्जेक्ट्स में भी ये सीडीएस परीक्षा जो अभी हुई सितंबर में, उसका क्या रुख था। एनवायरमेंट खास पूछा नहीं, ज्योग्राफी के सवाल जो जैसे पूछते हैं वैसे ही पूछे, उनका फोकस खास रहे फिजिकल ज्योग्राफी पे, लोकेशंस पे। तकलीफ ये है कि इकोनॉमी पे तो आप देखिए कि यूजुअली ज़्यादातर सवाल क्या थे, वन लाइनर थे, एबीसीडी, इधर 2-2, 3-3 स्टेटमेंट देख के वो पूछ रहे हैं। सेम तकलीफ हिस्ट्री और पॉलिटी में, 2-3 स्टेटमेंट देख के आपको पूछते हैं कि ओनली 1 and 2 वगैरह। पॉलिटी खैर फिर भी मैनेजेबल फ्रॉम लक्ष्मीकांत। हिस्ट्री में मैं डालूंगा सैड इमोजी। आईएएस से भी ज़्यादा जटिल वो उन्होंने पूछा है। इस बार आईएएस 2025 की प्रीलिम हुई, वो तो बहुत मज़ेदार थी कि करीब जो भी 16-17 सवाल थे हिस्ट्री के, तो एनसीईआरटी से, स्पेक्ट्रम से, फ्रीडम स्ट्रगल, गांधी जी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आसान आसान पूछा था। इधर सब मध्यकालीन में वो चले जाते हैं, फिर ये पेयर और वो सन्निदाता समारता पुम्पुआर, वही सब इनका चलता है, डिफिकल्ट। साइंस टेक्नोलॉजी 11-12 का था, और मुझे पिछले सालों के मुकाबले थोड़ा आसान लगा। इकोनॉमी तो हमने अभी देख लिया। आईआर के नाम पे उनका जो जनरल नॉलेज टाइप का पूछते हैं, कौन सी संस्था पहले बनी, बाद में बनी, फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर, इस टाइप के सवाल थे। बाकी जो करंट अफेयर्स थे ठीक ठाक, मतलब पर्सन ही, न्यूज़, अवार्ड, स्पोर्ट्स वगैरह, लेकिन इस बार जैसे मैंने देखे थोड़े कम ही देखे और आसान वाले देखे, उसके मुकाबले इन्होंने इस बार
बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के सवाल ज़्यादा कर दिए थे। तो दैट इज़ द जीएस पेपर। ऑफ कोर्स ये सीडीएस में इंग्लिश और मैथ्स भी पूछा जाता है, लेकिन वो पेपर्स में ऑब्जर्व नहीं करता क्योंकि अपनी रोजी रोटी जीएस और उसमें भी इकोनॉमी सब्जेक्ट से ज़्यादा आती है। लेकिन अगर आपने ठाना है आपको ये एग्ज़ाम पास करनी है, तो मेरी आपको सलाह है, पीडीएफ मत डाउनलोड करना प्रीवियस पेपर्स के, आप प्रिंटेड बुक खरीदें, अरिहंत पब्लिकेशन, दिशा पब्लिकेशन, जो भी आपको मिले, और फिर सुकून से उसको आप सॉल्व करें। क्योंकि आप समझो, पीडीएफ में लोग पेपर डाउनलोड करते हैं, फ्री समरी दिस टू दैट, वो सुकून से एक एक क्वेश्चन देखते नहीं, बार बार उसको सॉल्व नहीं करते। ये सब परीक्षाएं ऐसी है, आपको वो रिपीटेटिव एक्सरसाइज करनी होगी, तभी कमांड होगा। हाँ, तो सीडीएस भी दे रहे हो, सीएपीएफ भी दे रहे हो, जो भी उसकी जो टॉपिक वाइज बुक प्रिंटेड आती है अमेजोन से ले लेना। तो अगले साल मैं वापस इसका वीडियो बनाऊंगा जब सीडीएस का पेपर फिर से होगा अप्रैल में। इंजीनियरिंग एग्जाम होती है फरवरी में, उसके वीडियो नहीं बनाता, दो कारण से। उसमें जो योजना पूछते हैं यूजुअली वन लाइनर होते हैं, इकोनॉमी के सवाल कम होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो जो पूछते हैं वो इतना एडवांस होता है कि वो हम पढ़ के सॉल्व नहीं कर सकते, एटलीस्ट जो मैं पढ़ाता हूँ उस लेवल पे। और बाकी एमबीए फाइनेंस टाइप के इकोनॉमी के सवाल वो पूछते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग के कॉलेज में आपको ऐसा जो भी एमबीए टाइप का एक आध दो पेपर है उस रेखा में वो चले जाते हैं। तो उसकी वीडियो बनाने का खास सेंस नहीं है, दो कारण से। एक तो व्यूज़ के हिसाब से, और दूसरा कि मैं वीडियो बनाऊं तो मेरा खुद का इंप्रूवमेंट होना चाहिए। जैसे ये पेपर देख के मेरा खुद इंप्रूवमेंट हुआ कि अच्छा ये योजनाओं में 4 चीज़ें और पूछ रहे हैं, तो मुझे कंटेंट अपडेट करना है। इंजीनियरिंग का पेपर देख के मैं अपना कंटेंट अपडेट करूँ तो आईएएस में उससे कुछ ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना मेरा बढ़ने वाला है ना आपका। बस तो पढ़ाई करते रहिए, और आप सबको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.